कभी कभी ना कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, थोड़े बिखरे हुए से, शायद थोड़े कंफ्यूज भी, लेकिन पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ये फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट वाली बात मुझे हमेशा से बड़ी दिलचस्प लगती है। और हाल ही में आई फिल्म बैड गर्ल पर जो समीक्षा छपी है सिनेमा एक्सप्रेस में, लगता है वो बिल्कुल इसी नस को पकड़ती है। हाँ, ये समीक्षा 5 सितंबर 2025 की है और फिल्म को 3.5 रेटिंग दी है। तो आज हम इसी समीक्षा में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म की नायिका राम्या इतनी अलग क्यों है और ये पितृसत्ता, सिस्टरहुड जैसे मुद्दे इनको कैसे दिखाया गया है। और हाँ, फिल्म की अपनी एक अलग देखने की शैली भी है, जैसा इस समीक्षा में बताया गया है। तो तैयार हैं? चलिए इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले राम्या की ही बात करते हैं। अंजलि शिवरामन ने निभाया है किरदार। समीक्षा उसे कहानी के बिल्कुल सेंटर में रखती है। वो अस्त व्यस्त है, अक्सर उलझन में और समाज के बने बनाए रास्तों पर नहीं चलती। समीक्षा एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या वो समाज के खिलाफ लड़ने वाली एक आज़ाद सोच की लड़की है, या फिर थोड़ी खुदगर्ज, जिसे शायद ये समझ ही नहीं आता कि उसके काम दूसरों पर क्या असर डाल रहे हैं। ये वाकई एक बारीक लाइन है। हाँ, और ये संतुलन बहुत कमाल का है। मतलब फिल्म बहुत चालाकी से राम्या के किरदार के दोनों पहलू दिखाती है। ऐसा लगता है समीक्षा के अनुसार वो आज़ाद ख्याल भी लगती है और कभी-कभी खोई हुई भी। और फिल्म ना वो दर्शक पर छोड़ देती है कि हम उसे कैसे समझें। जज नहीं करती, बस उसकी कहानी सामने रखती है, उसकी अच्छाइयों और हाँ, खासकर उसकी कमियों के साथ। एक तरह से फिल्म राम्या से सहानुभूति तो रखती है, पर उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालती। ये जरूरी है। बिल्कुल। और समीक्षा में एक खास सीन का जिक्र भी है जो इस बात को और साफ करता है। स्कूल में कुछ ऐसा होता है जिससे राम्या को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उसके बाद घर पर माँ का वो लंबा लेक्चर, हाँ हाँ। वो तो होता ही है। हाँ, लेकिन राम्या उस लेक्चर के बीच में ही मतलब ऐलान कर देती है कि बड़ी होकर वो अपनी मर्जी से जिएगी, वही सब करेगी जिसके लिए उसे टोका जा रहा है। और समीक्षा कहती है कि जिस तरह यह सीन फिल्माया गया है, कैमरा एंगल, बैकग्राउंड स्कोर, सब कुछ उस पल को राम्या के नजरिए से दिखाता है। अच्छा। फिल्म ये नहीं कह रही कि राम्या सही है, बल्कि ये दिखा रही है कि राम्या उस वक्त कैसा महसूस कर रही है। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीका है किरदार को समझाने का। और एक और अहम बात जो समीक्षा उजागर करती है, राम्या की जो कमियां हैं वो बस कमियां ही रहती हैं। मतलब फिल्म उन्हें कहानी को आगे बढ़ाने के औजार की तरह इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि उसकी गलतियों की वजह से ही उसका पतन हो या उसे कोई बड़ा सबक मिले जिससे वो एकदम बदल जाए। ये बहुत यथार्थवादी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है कई बार। हमारी कमियां हमेशा किसी बड़े ड्रामे का हिस्सा नहीं बनती। सही कहा। और समीक्षा में यह भी लिखा है कि राम्या खुद एक जगह सोचती है, मैं इन लोगों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी हूं। लेकिन ये कोई अफसोस या खुद पर तरस खाने वाला पल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक फैक्ट की तरह लगता है, जैसे वो अपनी हकीकत को स्वीकार कर रही हो बिना किसी मेलोड्रामा के। बिल्कुल। ये स्वीकृति बहुत शांत है और फिल्म सिर्फ राम्या के मन की आवाज, उसके इनर मोनोलॉग्स के सहारे ही हमें उससे नहीं जोड़ती। समीक्षा बताती है कि सिनेमैटोग्राफी, जिस तरह से दृश्य फिल्माए गए हैं, वो भी राम्या की अंदरूनी दुनिया को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। उसकी भावनाओं को, उसके नजरिए को दिखाते हैं। राम्या का किरदार तो पेचीदा है ही, लेकिन फिल्म सिर्फ उसी तक सीमित नहीं लगती। समीक्षा जिस तरह से फिल्म के बड़े मुद्दों की बात करती है, जैसे समाज के नियम तोड़ने की इच्छा, वो पितृसत्ता का जाल और औरतों के बीच दोस्ती, सिस्टरहुड, ये भी काफी सोचने लायक है। कैसे ये सब राम्या की कहानी से जुड़ते हैं। हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि फिल्म इन सामाजिक मुद्दों को राम्या की निजी कहानी में बहुत ही करीने से बुनती है। पितृसत्ता को किसी लाउड भाषण या विलन के जरिए नहीं दिखाया गया है। जैसे राम्या के पिता का महिलाओं के प्रति रवैया, वो मिसोजिनी शायद जानबूझकर नहीं है, बल्कि समाज में सीखी हुई आदतों का नतीजा है। ये बहुत पहचाना हुआ सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बात ज्यादा असरदार लगती है बजाय किसी एकदम विलन जैसे किरदार के। और माँ का किरदार, समीक्षा कहती है कि वो लगातार अपनी बेटी पर वही पितृसत्तात्मक सोच थोपने की कोशिश करती है जिसमें वो खुद पली बड़ी है। सही। और समीक्षा इसे आंतरिक स्त्री द्वेष कहती है, इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी। माँ को लगता है कि ये नियम और बंधन राम्या के लिए ढाल का काम करेंगे, उसे दुनिया से बचाएंगे। ये दिखाता है कि कैसे पितृसत्ता सिर्फ पुरुषों से ही नहीं आती, बल्कि महिलाएं भी अनजाने में इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकती हैं, शायद सुरक्षा के नाम पर ही सही।
उफ, ये कहानी को और भी जटिल और सच्चा बना देता है। बिल्कुल। लेकिन इस सब के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। जैसा कि समीक्षा बताती है, राम्या की दोस्त सेल्वी। समीक्षा सेल्वी के किरदार की बहुत तारीफ करती है। उसे तमिल सिनेमा में अक्सर दिखने वाली औरतों की आपसी नोकझोंक या जलन का उल्टा बताती है। सही। एक सच्ची मजबूत दोस्ती। बिल्कुल। सेल्वी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में वो भी राम्या के बिगड़ते रिश्ते पर सीधे कुछ कहने से हिचकिचाती है, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन बाद में वो राम्या के लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाती है और वो राम्या को उसकी गलतियों का आईना भी दिखाती है, लेकिन बिना जज किए। हाँ, ये जरूरी है। इस तरह वो राम्या को आगे बढ़ने में मदद करती है। ये दोस्ती कहानी में एक ताजगी लाती है। और समीक्षा एक और दिलचस्प बात कहती है कि कहानी लगभग हर किरदार के प्रति सहानुभूति रखती है। कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं और शायद कुछ अच्छे गुण भी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि हम हर किरदार को पसंद करने लगें। उनकी कमियां ऐसी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि राम्या का कॉलेज वाला बॉयफ्रेंड, जिसमें ज्यादातर कोई अच्छी बात नहीं दिखती, वो भी गुस्से में एक पल के लिए कहता है कि उसने पहले ही राम्या से अपनी नापसंदगी जताने की कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, ये एक छोटा सा पल है, लेकिन दिखाता है कि कहानी आसान जवाब देने से बचती है। हर किसी का अपना एक पक्ष है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। किरदारों और थीम के बाद अब जरा फिल्म की बनावट पर आते हैं, उसकी सिनेमैटिक स्टाइल पर। समीक्षा निर्देशक वर्षा भरत के विजुअल अप्रोच की बात करती है और ये बहुत ही अनोखा तरीका लगता है कि राम्या की जिंदगी के 3 पड़ाव, स्कूल, कॉलेज और काम को दिखाने के लिए 3 अलग-अलग सिनेमेटोग्राफर ने काम किया है। प्रीता जयरामन, जगदीश रवि, प्रिंस एंडरसन। ये वाकई एक दिलचस्प प्रयोग है। समीक्षा बताती है कि जब राम्या स्कूल में है तो विजुअल्स थोड़े धुंधले, सपने जैसे हैं, हेजी। शायद ये उस उम्र की अनिश्चितता और भटकाव को दिखाता है। हाँ, हो सकता है। फिर जैसे जैसे वो कॉलेज और फिर नौकरी की दुनिया में कदम रखती है, फ्रेम चौड़े होते जाते हैं, तस्वीरें ज्यादा स्थिर और साफ हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैमरा भी राम्या के साथ बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे उसकी दुनिया खुल रही है। हाँ, बिल्कुल। वैसे वैसे पर्दे पर दिखने वाली दुनिया भी बदल रही है। और समीक्षा के मुताबिक इन तीनों पड़ावों में फोकस हमेशा राम्या पर ही रहता है। वो ही कहानी के केंद्र में है, चाहे विजुअल स्टाइल कोई भी हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि विजुअल स्टाइल सिर्फ सजावट नहीं है, वो कहानी कहने का एक तरीका है। कैसे फ्रेमिंग, रंग, रोशनी, ये सब मिलकर हमें किरदार के बारे में कुछ बताते हैं, उसकी मानसिक स्थिति दर्शाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे कैमरा हमें सिखाता है कि किसे देखना है और कैसे देखना है, हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करता है। हाँ, ये तो है। तो फिल्म राम्या के किरदार, समाज के मुद्दों और एक खास विजुअल स्टाइल के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन अंत में क्या होता है? समीक्षा क्लाइमैक्स या रिजोल्यूशन को कैसे देखती है? क्या राम्या बदल जाती है? क्या उसे कोई बड़ा ज्ञान मिलता है? आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? यहीं पर समीक्षा एक बहुत बारीक और शायद सबसे अहम बात कहती है। अंत तक आते आते ये साफ नहीं होता कि राम्या अपनी कमियों को पूरी तरह समझ गई है या एक इंसान के तौर पर बहुत बदल गई है। लेकिन हाँ, वो एक चीज जरूर समझती है, अपना विशेषाधिकार, अपना प्रिविलेज। विशेषाधिकार, प्रिविलेज, किस तरह का? समीक्षा इशारा करती है कि राम्या को समाज के नियमों से लड़ने की, अपनी बुराई या नॉन कन्फॉर्मिटी को जीने की जो आज़ादी मिली है ना, वो उसे यूं ही नहीं मिल गई। ये वो स्पेस है जिसे पिछली पीढ़ियों ने, खासकर परिवार की औरतों ने, अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों और जीतों से कमाया था। अच्छा, जैसे समीक्षा में उदाहरण भी दिए गए हैं शायद। हाँ, जैसे जब राम्या की दादी ने परिवार में किसी लड़की के कॉलेज जाने के लिए संघर्ष किया होगा, या जब उसके पिता ने जातिवादी सोच रखने वाले रिश्तेदार के खिलाफ जाकर परिवार के एक अछूत समझे जाने वाले सदस्य को अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया हो। ये सब अपने अपने समय के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विद्रोह थे। ओह, तो राम्या को ये एहसास होता है कि उसकी आज़ादी हवा में नहीं है, बल्कि पिछली पीढ़ियों के संघर्षों की नींव पर खड़ी है। बिल्कुल। और समीक्षा के अनुसार इस एहसास से राम्या जो सीखती है वो पारंपरिक सबक नहीं है, बल्कि वो एक जिम्मेदारी का एहसास है। जिम्मेदारी? हाँ, कि उसे आने वाली पीढ़ी की बैड गर्ल्स के लिए रास्ता और आसान बनाना है, ताकि उन्हें अपनी शर्तों पर जीने के लिए समाज के उलाहनों, बहिष्कार या लेबल का डर न सताए। ये अंत किसी नैतिक उपदेश जैसा नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली जिम्मेदारी की समझ जैसा है।
वाह, ये तो वाकई एक अलग तरह का नजरिया है कहानी के अंत को देखने का। बहुत गहरा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, सिनेमा एक्सप्रेस की ये समीक्षा बैड गर्ल को एक ऐसी फिल्म के रूप में देखती है जो एक जटिल, खामियों से भरी नायिका को बिना जज किए पेश करती है आती है और अंत में कहानी किसी आसान समाधान के बजाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संघर्ष और जिम्मेदारी की एक सूक्ष्म समझ पर खत्म होती है। हाँ, और ये समीक्षा सिर्फ फिल्म का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। एक सवाल जो मेरे मन में घूम रहा है और शायद सुनने वाले भी इस पर विचार कर सकते हैं, क्या किसी किरदार की कमियों को जस का तस स्वीकार कर लेना, बिना किसी बड़े बदलाव या सीख के दिखाना, कहानी कहने का ज्यादा यथार्थवादी तरीका है, खासकर आज की दुनिया में जहां समाज खुद इतना जटिल और खामियों से भरा है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। या फिर हम दर्शक के तौर पर हमेशा किरदारों से एक स्पष्ट नैतिक सबक या बदलाव की उम्मीद रखते हैं? ये सवाल शायद ये फिल्म और इसकी समीक्षा हमारे लिए छोड़ जाती है, सोचने के लिए।